प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं खेताराम चौधरी, व्याख्याता ज्योग्राफी। और मित्रों, ज्योग्राफी का विद्यार्थी होने के नाते मित्रों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के विषय में भूगोल से संबंधित टॉपिकों का अध्यापन इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। और विद्यार्थियों, ये अध्यापन की जो सामग्री होगी वह सामग्री एनसीईआरटी और प्रमाणित पुस्तकें होगी, उस पर आधारित होगी। और विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने जो सपने बनाए हैं, उन सपनों को साकार करने में इस प्लेटफॉर्म की भी कुछ मददगार साबित होगा। और विद्यार्थियों, आपने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में भी इस प्लेटफॉर्म से संबंधित जो भी अध्यापन की सामग्री होगी, वह सामग्री आपको अपने लक्ष्य तक या मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। और मित्रों, ये जो अध्यापन की सामग्री होगी वह सामग्री पूर्ण रूप से एनसीईआरटी, प्रमाणित पुस्तकें और मित्रों सारगर्भित और अति महत्वपूर्ण जो बिंदु होगी परीक्षा की दृष्टि से, उन बिंदुओं को ही इस प्लेटफॉर्म के अध्यापन में शामिल किया जाएगा मित्रों। और आपसे मित्रों एक बात कहना चाहता हूं मित्रों कि आप विश्वास कीजिए और अपना आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने में ये प्लेटफॉर्म आपका मददगार साबित होगा। और मित्रों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्वास एक ऐसी चीज होती है मित्रों कि जो उजड़ी हुई बस्ती होती है, कि विश्वास एक ऐसी चीज होती है मित्रों जो उजड़ी हुई बस्ती को भी बचा सकती है। इसलिए मित्रों, विश्वास कीजिए और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने में इस प्लेटफॉर्म की अहम मददगार साबित होगा। और मित्रों, आज अपन जिन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक भूगोल से संबंधित होंगे। और मित्रों, आपको जानकारी होगी कि सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में भूगोल के किन टॉपिकों को शामिल किया गया है, उन टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी तो होगी। और थोड़ी सी मित्रों उन टॉपिकों के बारे में सरसरी निगाह से दृष्टि डाल देते हैं कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का जो थर्ड ग्रेड का मुख्य जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा के अंदर भूगोल से संबंधित कौन कौन से टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं। उन टॉपिकों के बारे में मित्रों अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जब उन टॉपिकों की ओर अपन देखते हैं मित्रों, तो उसके अंदर अपन ये देखते हैं कि पृथ्वी की जो गति, अक्षांश और देशांतर है, पृथ्वी की जो गतियां है उसको, और अक्षांश और देशांतर इसको भी शामिल किया गया है। और मित्रों कि वायुमंडल के अंदर वायुमंडल का संगठन क्या होगा, वायुमंडल की संरचना क्या होगी, और वायुमंडल की पवनें और वायुमंडलीय परिचंचरण इसको भी शामिल किया गया है। और महासागर की बात करें तो महासागर के ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं और जल और थल का वितरण, इसके बारे में भी बात की गई है। और विश्व के में जो प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीव होते हैं उसके बारे में भी चर्चा है वो की गई। और विश्व की जो कृषि है, विश्व में जो कृषि के प्रकार और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, उसके बारे में भी मित्रों इसमें चर्चा की। तो मित्रों आपको जानकारी होगी जब हम बात करते हैं कि जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 4 मंडल होते हैं मित्रों। कितने मंडल होते हैं? 4 मंडल होते हैं। उन चारों मंडलों से संबंधित बिंदुओं को इस सिलेबस के अंदर आपको क्या किया गया मित्रों? शामिल किया गया। जब हम बात करते हैं पृथ्वी की गति और अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं मित्रों, तो इसका मतलब इन सभी का अध्ययन अपन स्थल मंडल के अंतर्गत करते हैं। किस मंडल के अंतर्गत करेंगे? इन सभी का अध्ययन अपन करेंगे स्थल मंडल के अंतर्गत। किस मंडल, कौन से मंडल के अंतर्गत किया जाता है? स्थल मंडल। फिर अपन बात करते हैं जो वायुमंडल, वायु का संगठन है, संरचना और पवन, और ये पवन है वायुमंडल में कैसे क्या चलती है, वायुमंडलीय परिचंचरण के भी बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बात किसके अंदर आ जाएगी मित्रों? ये आ जाएगी वायुमंडल के अंतर्गत।
फिर बात आई महासागर। महासागर के अंदर ज्वार भाटा है, समुद्री धारा है और जल और थल का वितरण। इसका मतलब ये हुआ कि जल मंडल का भी उस बिंदु है, जल मंडल को भी इसमें शामिल किया गया, उसके बिंदु को भी शामिल किया गया। फिर अपन बात करें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, विश्व स्तर की जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन्य जीव उसको भी शामिल किया गया। और विश्व स्तर की जो कृषि है, उस कृषि के प्रकार और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से मित्रों, उसको भी इसके अंदर क्या शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये बिंदु है, ये बिंदु होते हैं जैव मंडल के मित्रों। किस मंडल के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा इनका, जैव मंडल के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से मित्रों अपन देखा कि पृथ्वी के ऊपर जो 4 मंडल होते हैं, वो 4 मंडलों से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, उन बिंदुओं को इसके अंदर क्या कर दिया गया, आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया। अब देखते हैं मित्रों, एक बार अपन देख लिया कि जो भूगोल से संबंधित कौन कौन से बिंदुओं का आपको अध्यापन करवाया जाए। ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं का आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्यापन है वो करवाया जाएगा। आज अपन जो अपना जो मित्रों मुख्य रूप से जो बिंदु रहने वाला है, वो आज अपना बिंदु रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखा। अब बात करते हैं मित्रों कि अक्षांश यानी आज अपन जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो बिंदु कौन सा होगा, अक्षांश और देशांतर रेखा है। और इसके अंदर अपन ये भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है मित्रों और देशांतर रेखाएं क्या होती। सबसे पहली बात करेंगे अपन अक्षांश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अक्षांश। अब देखो मित्रों, जब मैंने अक्षांश रेखा लिखा तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न क्या है, इनका क्या उपयोग है, ये अपन इसका क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जिक्र कर रहे हैं भाई, अक्षांश और देशांतर इसका अपने यहाँ लेना देना क्या, यानी इसका क्या उपयोग होता है। तो मित्रों जब मैं अक्षांश और देशांतर की बात करूं तो अपन देखते हैं कोई भी जब स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो या फिर मित्रों जल मंडल। जैसे अपन बात करते हैं किसी नगर की स्थिति का पता करना है, जैसे अपन को कोई लंदन जाना है या किसी और सिटी में जाना है, तो अपन यहाँ हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो जब हवाई जहाज के माध्यम से अपन मित्रों जो यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज वायुमंडल में उड़ता है। वायुमंडल में कोई मार्ग तो होता नहीं मित्रों, और जो पायलट होता है उसकी वो पहले बार गया हुआ भी हो ना हो, उसको ये सिर्फ जाता है, अपन उस शहर की ओर जाएंगे, किसके आधार पर जाएंगे कि अपन ये देखेंगे वो शहर किन अक्षांश और किन देशांतरों पर स्थित है। उनकी लोकेशन के आधार पर ही जो वायुयानी सिस्टम होता है उस सिस्टम के माध्यम से उस नगर तक पहुंचा जाता है। या फिर मित्रों अपन देखते हैं उदाहरण की और बात करें, बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं समझने के लिए इनको। या किसी कोई भी जगह है, मान लीजिए कोई पर्वत है या कोई भी पठार है या कोई भी शहर है मित्रों, या फिर कोई भी ऐसी कोई भी जगह हो जिसको अपने को जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसकी स्थिति वो कहाँ पर है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने को अक्षांश और देशांतरों की आवश्यकता होती है। बिना अक्षांश और देशांतर के अपन उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों जैसे कोई अपराधी होता है और वो चोरी करने के बाद भाग जाता है, अब उसका अनुमान लगाने की जो पुलिस होती है वो क्या करती है, उसकी लोकेशन का पता लगाती है। और उसकी लोकेशन का पता कैसे लगता है कि उसके पास जो भी सिम कार्ड होता है वो सिम कार्ड है, उसके माध्यम सिम कार्ड ये बताता है कि ये इन अक्षांश और ये जो अक्षांश है और ये देशांतर रेखा इनके मध्य ये व्यक्ति खड़ा है। अब सिम अगर वो वहां अगर कोई व्यक्ति जो अपराधी होता है वो चालाक प्रवृत्ति का होता है तो वो क्या करता है, सिम को वहां डाल देता है और वो वहां से भाग जाता है। तो जब तक पुलिस शोध करती है तो उसकी सिम की लोकेशन जिस जगह पर अपराधी को वहीं बताएगी, परंतु अपराधी वहां से क्या हो गया, भाग गया। तो उसको अपने को कैसे पता चला कि यहाँ पे है अपराधी, तो अपने को पता चला कि ये जो सिम है वो वहां के अक्षांश और देशांतर को बता रही है, और अक्षांश और देशांतर के आधार पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये शहर है। इस प्रकार से मित्रों कि देशांतर और अक्षांशों का उपयोग है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि मित्रों कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर कोई भी स्थान है, उस स्थान का अपन निर्धारण कैसे करेंगे मित्रों। जो भी अपन जैसे अपन बात कर रहे थे, तो जैसे ये मान लो पृथ्वी है मित्रों, तो पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का, पृथ्वी की सतह पर कोई भी स्थान है मित्रों, उस स्थान का निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है। यानी पृथ्वी की सतह पर जो भी स्थान है उसका निर्धारण अपने कितने प्रकार से कर सकते हैं मित्रों, दो प्रकार से। कौन कौन सा, एक खगोलीय स्थिति से, कौन सी स्थिति से, खगोलीय स्थिति से। दूसरा किससे, भौगोलिक स्थिति से। कौन सी स्थिति से, भौगोलिक स्थिति से। कौन सी स्थिति से मित्रों, भौगोलिक स्थिति। तो अपन ने क्या देखा कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का निर्धारण दो तरीके से किया जा सकता है।
कौन कौन से दो, खगोलीय स्थिति और दूसरी कौन सी होगी स्थिति, भौगोलिक भौगोलिक स्थिति। अब बात ये उठती है कि ये जो स्थितियां, जैसे खगोलीय स्थिति की बात करें अपन, तो खगोलीय स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, यानी अपन कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर कोई भी स्थान है, उस स्थान का निर्धारण तो कर सकते हैं किससे, खगोलीय स्थिति से। पर अपने को ये जानकारी नहीं है मित्रों कि खगोलीय स्थिति क्या है, तो अपन उस जगह का निर्धारण कर सकते नहीं कर सकते। तो देखते खगोलीय स्थिति क्या होती है। खगोलीय स्थिति का निर्धारण किससे करते हैं, खगोलीय स्थिति का निर्धारण। जब हमने बात की मित्रों कि पृथ्वी की सतह पर कोई स्थान है, उसका अपन निर्धारण कर सकते हैं खगोलीय स्थिति से, तो यहाँ से ये प्रश्न बना कि खगोलीय जो स्थिति है उसका अपन निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों जो खगोलीय स्थिति है उसका अपन निर्धारण किससे कर सकते हैं, अक्षांश व देशांतर से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, अक्षांश व देशांतर से कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न बना होगा मित्रों कि आप कि पृथ्वी की सतह पर कोई स्थान है, उसका तो अपन निर्धारण कर सकते हैं किससे, खगोलीय स्थिति से। अब जब खगोलीय स्थिति से उसका निर्धारण कर सकते हैं, अपने ये भी देख लिया कि खगोलीय स्थिति का निर्धारण किससे करें, अक्षांश और देशांतर से करेंगे मित्रों। किससे करेंगे, अक्षांश और देशांतर से खगोलीय जो स्थिति उसका निर्धारण किया जा सकता है। पर अब आपके दिमाग में ये जो अक्षांश और देशांतर ये कहाँ पे होते हैं मित्रों, यानी आप अगला प्रश्न आपके दिमाग में क्या पैदा हुआ मित्रों कि ये अक्षांश और देशांतर ये कहाँ पे होते हैं। जब अक्षांश और देशांतर कहाँ पे होगी मित्रों, गलों पे होगी। कहाँ पे होते हैं, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती है वो कहाँ पे होती है, गलों पर होती है मित्रों। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल उठना जायज है ना मित्रों कि ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है जिसकी बात करो तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी की प्रतिकृति है मित्रों। क्या है, पृथ्वी की प्रतिकृति या पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है उसको क्या कहते हैं मित्रों, ग्लोब कहा जाता है। तो बात कहां से शुरू हुई, ग्लोब से हुई। और ग्लोब का मतलब ये तो क्या है, ग्लोब यानी पृथ्वी की प्रतिकृति। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि पृथ्वी की सतह पर कोई भी स्थान है, उस स्थान का वो स्थान किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उसकी जानकारी है वो अपने को हो जाती है। तो अपने बात की। अब बात यहाँ से देखो मित्रों कि ग्लोब की बात की, ग्लोब क्या, पृथ्वी की प्रतिकृति। अब ग्लोब पे क्या है, देशांतर और कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर कौन सी रेखा है मित्रों, अक्षांश और देशांतर। अपन सामान्य रूप से समझे कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। तो मित्रों आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है। जब मैं ग्लोब पे बात करूं तो इस ग्लोब पे जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा है, इस रेखाओं को मैं क्या कहता हूं मित्रों, इन रेखाओं को कहूंगा अक्षांश रेखा है। क्या कहा जाता है इनको, अक्षांश रेखा है। और उत्तरी ध्रुवों से दक्षिण ध्रुवों की ओर जो रेखा है मित्रों, इसको मैं क्या कहता हूं, देशांतर रेखा है। इसको क्या कहेंगे मित्रों, देशांतर रेखा है। पर एक बात ध्यान रखें मित्रों, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। ये किस प्रकार की रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। किस प्रकार की रेखाएं होती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मित्रों ये वास्तविक रेखाएं नहीं होकर किस प्रकार की रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो अपन बात किस किस के बारे में की, अपन ने ये समझना कि पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु है उसका निर्धारण किन के माध्यम से किया जाता है मित्रों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं जो ये स्थान का निर्धारण करते हैं खगोलीय विधि से। कौन सी स्थिति से किया जाता है, खगोलीय स्थिति से। और खगोलीय जो स्थिति उसका निर्धारण किससे करते हैं, अक्षांश और देशांतर से। और अक्षांश और देशांतर मित्रों किस पे होते हैं, ग्लोब पे होते हैं। और ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी की प्रतिकृति होता है। ये जो अक्षांश और देशाएं मित्रों जो ग्लोब पर है, और जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर खींच रहे, ग्लोब पे क्या बन गया मित्रों, एक जाल बन गया। ग्लोब पे क्या बना, जाल। तो ये ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बनने वाला जाल होता है ना मित्रों, इस जाल को क्या कहा जाता है, इस जाल को कहते हैं ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बनने वाला जो जाल होता है वो जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो बात की वो किसके बारे में बात की, अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब हम विस्तृत रूप से एक एक को लेंगे। अक्षांश क्या है, अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की परिभाषा के बारे में बात करेंगे मित्रों। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है। और उसके बाद में अपन ये देखेंगे मित्रों कि मुख्य रूप से अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा है वो करेंगे। और मित्रों ये भी परीक्षा की दृष्टि से यानी सामान्यतः जो प्रश्न आपका परीक्षा में बनेगा वो लगभग जो अक्षांश रेखाओं की विशेषता है इससे संबंधित ही पूछा जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे परिभाषा से। किससे बात करेंगे,
कि अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे इनकी विशेषताएं क्या है, यानी अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बार बात करेंगे, और उसके बारे में बात करेंगे मित्रों कि मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, किसके बारे में बात करेंगे कि मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की परिभाषा। तो मित्रों देखो, जब अक्षांश रेखा से पहले एक शब्द लिखा आता है, अक्षांश लिखा हुआ आता है, क्या आता है मित्रों, अक्षांश। जब मित्रों जो अक्षांश शब्द है, इस शब्द की मैं बात करूं, इस जो अक्षांश शब्द है, इस शब्द का मैं क्या कर दूं, संधि विशेष करूं मित्रों, तो इसके दो भाग हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक हो जाता है अक्ष, और एक क्या हो जाता है मित्रों, अंश हो जाता है। क्या हो जाता है, एक अक्ष हो गया, एक क्या हो गया, अंश। अब बात करते हैं, जब मैंने अक्षांश की बात की तो मित्रों अक्षांश जो शब्द था, इस शब्द का संधि विशेष किया तो इसके कितने टुकड़े हो गए मित्रों, दो टुकड़े हुए। कौन कौन सा, एक टुकड़ा जिसका कहते हैं अक्ष, और एक को क्या कहते हैं, अंश। अक्ष का मतलब क्या होता है और अंश का मतलब क्या होता है मित्रों, देखते हैं। यानी अंश का मतलब होता है कोण मित्रों, या एंगल कह सकते हैं, कोण या क्या कह सकते हैं, एंगल। अब बात आती है अक्ष क्या होता है। जब अपने को अक्ष के बारे में बात पता चलेगी ना, तब तो अंश का मतलब तो कोण होता है, और जब अक्ष के बारे में जानकारी नहीं है तो ये अक्षांश अक्ष और अक्ष दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब अक्ष का मतलब क्या होता है। देखो मित्रों, मैंने शब्द लिखा अक्ष। अक्ष का मतलब ये हुआ मित्रों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र होता है मित्रों। जब हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि पृथ्वी का एक क्या होता है मित्रों, केंद्र होता है। तो पृथ्वी की सतह तक केंद्र की गहराई होती है कितनी, 6,371 किलोमीटर होती है मित्रों। लेकिन ये अपने या इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। पर मित्रों अक्ष, जब अक्ष की बात करता हूँ, जो पृथ्वी होती है मित्रों, पृथ्वी मतलब मैंने ग्लोब मान लिया, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब की जैसे मान लो ये बिंदु या ये बिंदु है, इस पृथ्वी का केंद्र है बिंदु, ये क्या होगा, पृथ्वी का केंद्र। अब ये जो पृथ्वी का केंद्र है, इस केंद्र को ये जो रेखा जिसका नाम दिया मैंने ए और बी, ये रेखा कहां से गुजर रही है, उत्तरी ध्रुव से, और कहां जा रही है, दक्षिण ध्रुव। तो लेकिन कहां से होकर जा रही है, इस अक्ष से, पृथ्वी के केंद्र से होकर जा रही है। तो मित्रों इन पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और किस ध्रुव को मिलाती है, दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है मित्रों, उसे क्या कहते हैं, अक्ष। तो अक्ष का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाती है मित्रों, दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। जैसे ये भी रेखा है, इसकी बात करूं, ये पृथ्वी का अक्ष है या नहीं मित्रों, तो देखो इस शर्त को पूरी करी। ये जो ए बी रेखा है, ये रेखा पृथ्वी के अक्ष से, ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से गुजर रही है, लेकिन किस प्रकार की, काल्पनिक रेखा बिल्कुल है। और ये उत्तरी ध्रुव कौन से ध्रुव से मिला रही है, दक्षिण ध्रुव से मिला रही है। इसका मतलब हुआ ये क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष से। तो मित्रों अक्ष का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को खास किससे मिलाती है, दक्षिण से ध्रुव से मिलाती है, उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों, अक्ष कहते हैं। तो ये ए बी जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहेंगे, पृथ्वी का अक्ष कहेगा। और मित्रों ये किस प्रकार की रेखा होगी, ये काल्पनिक रेखा होगी। तो अक्ष की परिभाषा की बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मित्रों, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक वह रेखा, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती है, मिलाती है, उसे क्या कहते हैं मित्रों, पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये ए बी जो रेखा है, इस रेखा को मैं क्या कहूंगा मित्रों, अक्ष है। किसका अक्ष है, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष। अक्ष क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष जो काल्पनिक रेखा होती है उन सभी रेखाओं सर पूरी कर नहीं कर रही। देखो क्या होती है सर, कि पृथ्वी के केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र हुआ, इसी गुजर रही, बिल्कुल गुजर रही है। किस प्रकार की रेखा, काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला नहीं मिला है, इसका मतलब ये क्या होगा, पृथ्वी का अक्ष होगा। तो ये बात समझ आए, अक्ष का मतलब क्या, कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को किस ध्रुव से मिलाती है, दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी का क्या कहते हैं मित्रों, अक्ष कहते हैं। अब अक्ष का मतलब तो समझ में आ गया, क्या आया समझ में, कि पृथ्वी का के केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा है, और जो रेखा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाएगी उसको अपन अक्ष कहेंगे।
अब अक्षांश का मतलब क्या हुआ मित्रों, जब अपन वापस, तो इसका अक्षांश का मतलब क्या हुआ, का अक्षांश का मतलब ये हुआ, अक्षांश, दोनों शब्द के अर्थ आ गए, तो अक्षांश की परिभाषा देख लेते। अब अक्षांश का मतलब देखो मित्रों, जो पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की क्या मित्रों सतह, ये पृथ्वी की सतह पर क्या मित्रों बिंदु है, ये पृथ्वी की सतह पर क्या है बिंदु है। जरूरी नहीं है ये 0 डिग्री, इसको पृथ्वी को दो समान गोल, दो गोलार्ध में बांट दिया, इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध गया था, ये गोलार्ध कौन सा होगा मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये जैसे पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है, और ये पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु है, पृथ्वी के अक्ष के सामने जितने डिग्री का कोण बनाएगा मित्रों, बात नहीं समझे, इधर देखो मित्रों कि पृथ्वी की सतह पर ये इस बिंदु का नाम ये है, अब ये इस ए है, इस बिंदु को मैं ये जो ए बिंदु है वो पृथ्वी के केंद्र के साथ में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, मान लो 30 डिग्री का कोण बना रहा है मित्रों, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु पृथ्वी के केंद्र के या अक्ष, पृथ्वी का जो अक्ष है उसके साथ में जो कोण बनेगा, वो उस कोण को अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहेंगे, उस कोण को क्या कहते हैं, अक्षांश। तो समझाई बात नहीं, पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु अक्ष के साथ में जितने डिग्री का कोण बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, क्या कहेंगे, अक्षांश। अब ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, इसलिए इसको मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री अक्षांश बोलूंगा, क्या कहूंगा मैं, 30 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार से मित्रों ये पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है, और ये बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है, मान लो 35 डिग्री कोण बना रहा है, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 35 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब है कि ये अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश होगा, जितने डिग्री का कोण बढ़ेगा उतना ही क्या होगा मित्रों, अक्षांश होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी बिंदु है, पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितने डिग्री का कोण बनाएगा वो उतना ही क्या होता है, अक्षांश होता है। या मित्रों इसको ढंग से अपन को दूसरे हिसाब से देखें तो पृथ्वी के केंद्र से जो कोणात्मक दूरी है, उस कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी की सतह, ये बिंदु है, अब ये पृथ्वी का क्या केंद्र, इससे ये जो कोणात्मक दूरी होगी, इस कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश। अब ये कोणात्मक दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जितने डिग्री का कोण होगा ना उतनी ही कोणात्मक दूरी होगी, ध्यान रखना क्या होगा, ये जितने डिग्री का कोण है उतनी ही क्या होगी, कोणात्मक दूरी। तो कोणात्मक दूरी वाला शब्द, इस प्रकार के शब्द है वो एग्जामिनर परीक्षा में उपयोग करता है कि कोणात्मक दूरी। जब मित्रों कोणात्मक दूरी की बात करते हैं तो कोणात्मक दूरी का मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी की सतह पर स्थित जो बिंदु है वो बिंदु पृथ्वी के अक्ष के साथ में जितने डिग्री का कोण बनाएगा ना वही क्या होती है, कोणात्मक दूरी होती है। जैसे ये 30-35 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब कोणात्मक दूरी क्या है बच्चों, 35 डिग्री अक्षांश है, कितनी है, 35 डिग्री अक्षांश। इस प्रकार से ये बात हमने किसके बारे में की मित्रों, अक्षांश के बारे में। सरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में देखा जाए तो अक्षांश का मतलब क्या होता है मित्रों कि पृथ्वी की सतह पर स्थित जो बिंदु है वो बिंदु पृथ्वी के जो अक्ष है उसके साथ में जितने डिग्री का कोण बनाएगा उस कोण को अपन क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। या पृथ्वी के केंद्र की यानी जो पृथ्वी का सतह है उस यानी पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, यानी पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है मान लीजिए, वो बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितनी कोणात्मक जो दूरी होती है, पृथ्वी के केंद्र से जो कोणात्मक दूरी होगी उसको अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और वो कोणात्मक जो दूरी होगी उस दूरी का निर्धारण कैसे करेंगे, जितने डिग्री का जो कोण बनेगा ना वही कोण क्या होगा, उसकी कोणात्मक दूरी होती है, वही उसकी क्या होती है, कोणात्मक दूरी होती है। अगली बात करते हैं मित्रों कि अक्षांश की बात की हमने देख लिया कि पृथ्वी के सतह पर स्थित जो बिंदु है वो बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितने डिग्री का कोण बनाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री अक्षांश है जी। 10 डिग्री का कोण बना, 10 डिग्री अक्षांश। 25 डिग्री का 25 डिग्री अक्षांश। 40 का 40 डिग्री, 50 का तो 50 डिग्री। इसी प्रकार से 0 से यहाँ तक कितने कितने अक्षांश होते हैं, 90। इस प्रकार से इधर भी कितने हो गए मित्रों, 90 हो गई। पर ये 90 डिग्री यानी यहाँ गुणा से हो गया, नहीं यहाँ पर कितना होगा, 89 होगा, और इधर भी कितना होगा, 89। इसका ये भाग इसके साथ में सम्मिलित किया जाएगा, इसका ये भाग इसके साथ में शामिल किया जाता है। तो अब कुल अक्षांश कितने होते हैं। अब अगला प्रश्न क्या बना मित्रों कि कुल अक्षांश, अगला प्रश्न क्या बना कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। जब कुल अक्षांश की बात आती है मित्रों तो कुल अक्षांश कितने होते हैं, 180 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं, 180 अक्षांश होते हैं। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 180 अक्षांश। पर मित्रों इस बात को भी ध्यान रखें, कुछ संस्थाएं वह संस्थाएं 0 डिग्री जो अक्षांश है इस अक्षांश को भी एक क्या मानती है, अक्षांश। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है मित्रों। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 0 डिग्री है वो इस अक्ष के साथ में 0 डिग्री का कोण बना रहा है। जब 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो अक्ष होगा क्या,
नहीं होगा। अक्ष का मतलब होता है कि वो अक्ष के साथ में कुछ क्या बनाए, कोण बनाए। अब 0 डिग्री कोण बना तो वो कोण है ही नहीं, इसका मतलब ये अक्षांश होता ही नहीं है। लेकिन अब जब 0 डिग्री को साथ में सम्मिलित करें मित्रों तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181 अक्षांश हो, कितने हो जाएंगे, 181 अक्षांश हो जाए। तो इस प्रकार से अक्षांश का पहले अपने अक्षांश क्या होता है, उसके अंदर अक्षांश को दो भागों में विभाजित किया, एक अक्ष और एक अंश। फिर अपने देखा कि अक्षांश क्या है, उसके बाद अपने ये देखा मित्रों कि अक्षांश की कुल संख्या है वो गोलोक पर कुल अक्षांश है वो कितने होते हैं मित्रों, तो कितने होते हैं, 181 अक्षांश है वो गोलोक पर होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती है। देखिए अगली बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। देखो मित्रों अक्षांश की बात समझी क्या हुई, अक्षांश का मतलब ये हुआ मित्रों कि पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु है और बिंदु पृथ्वी के अक्ष के साथ में जितने डिग्री का कोण बनाएगा उतना ही क्या होगा, अक्षांश होगा। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, और ये मित्रों ये भी ध्यान रखें जो रेखाएं होती है उसमें रेखा की हमेशा कितने बिंदु की जरूरत होती है, 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, रेखा के लिए मित्रों हमेशा 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो मित्रों अक्षांश रेखा का मतलब ये होता है, जैसे देखिए मित्रों ये जो अक्षांश है ये अक्षांश कितने डिग्री है, मतलब ये पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है मित्रों, जैसे ये बिंदु ए ले लो, ये बिंदु यहाँ मान लो 40 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहा है मित्रों, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो इसका मतलब ये कितना अक्षांश होगा, 30 डिग्री अक्षांश होगा। कितने डिग्री अक्षांश होगा, 30 डिग्री अक्षांश होगा ये। इसी प्रकार से मित्रों इधर ये बिंदु बी है, कौन सा बिंदु है, बी बिंदु मित्रों, और ये बी बिंदु है वो पृथ्वी का जो अक्ष है इस अक्ष के साथ में कितनी डिग्री कोण बना रहा है, ये भी 30 डिग्री कोण बना रहा है मित्रों। कितनी डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। अब ये भी 30 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब ये कितना है, 30 डिग्री अक्षांश है, और ये भी कितना डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री अक्षांश है। अब इन दो अक्षांशों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होगी, इन दो अक्षांशों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहेंगे मित्रों, इस काल्पनिक रेखा को मैं कहूंगा अक्षांश रेखा। इसको क्या कहूंगा मैं, अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा मतलब क्या हुआ मित्रों, जब अक्षांश रेखाओं की बात की अपन ने, अक्षांश ये समान, ये भी 30 डिग्री का अक्षांश और ये भी 30 डिग्री का, ठीक है। तो अक्षांश की मतलब समान गोलार्ध, समान गोलार्ध व समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है मित्रों, काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। इस समान गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब ये हुआ विद्यार्थी कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इस ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री ऊपर वाला भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे वाला भाग इसको मैं कहता हूं दक्षिणी गोलार्ध मित्रों। क्या कहेंगे इसको अपन, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से ये 30 डिग्री अक्षांश और ये भी 30 डिग्री अक्षांश, इसका मतलब दोनों का मान समान है, समान अक्षांश ये नहीं हुए, देखो समान अक्षांश, बिल्कुल सही बात है। अब दोनों ये भी 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में मित्रों और ये भी 30 डिग्री अक्षांश किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में, तो समान एक ही गोलार्ध में हुए नहीं हुए। तो ध्यान रखना हमेशा समान गोलार्ध में और समान अक्षांश होते हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है मित्रों, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अक्षांश कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, अब देखो मित्रों ये 30 डिग्री, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई बिंदु मैं सी ले लेता हूँ मित्रों। अब ये बिंदु सी पृथ्वी की सतह पर है और ये पृथ्वी के केंद्र के साथ मित्रों कितनी डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। अगर ये 30 डिग्री कोण बना रहा है इसका मतलब 30 डिग्री अक्षांश है और ये तो था ही 30 डिग्री। अब इन दोनों ये इनको अगर मिलाने वाली ये जो रेखा की बात करूं मित्रों, इस रेखा को मैं अक्षांश रेखा कहूंगा क्या, नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि जो अक्षांश रेखा होने के लिए जो शर्त है वो शर्त लागू यहाँ पर हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही, अरे मित्रों ये, अरे साथियों ये जो 30 डिग्री है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध है 30 डिग्री अक्षांश से, और ये किसका है, उत्तरी गोलार्ध का है। इसका मतलब क्या है, यानी इसकी शर्त अक्षांश रेखा होने के लिए क्या शर्त है मित्रों, समान गोलार्ध की अक्षांश होने चाहिए, पर इस समान गोलार्ध के नहीं, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध का, ये किस गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का।
इसका मतलब इसको मैं अक्षांश रेखा नहीं कह सकता हूं मित्रों, इसको अक्षांश रेखा में नहीं कह सकता हूं। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखा क्या मतलब हुआ कि समान गोलार्ध की समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो हमेशा क्या होती है मित्रों, वह होती है अक्षांश रेखा। अब बात आती है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है ग्लोब पे, कुल अक्षांश रेखाएं। जब मैं मित्रों कुल अक्षांश रेखा की बात करता हूं तो इसको दो प्रकार से व्यक्त, एक तो गलों पर कुल कितनी अक्षांश रेखा है और दूसरी मानचित्र पर कुल कितनी अक्षांश रेखा है। एक इस पर गलों पर कुल कितनी अक्षांश रेखा है और दूसरी मानचित्र पर कुल कितनी अक्षांश रेखा है। तो देखो मित्रों गलों पर जो कुल अक्षांश रेखा है वो तो कितनी होगी, अब यहाँ से आप देख लीजिए ग्लोब में मित्रों, इस ग्लोब से 0 से मैं इधर चलता हूं तो कितना, यहाँ तक 90, इधर भी कितने 90 और 90 कितने होते 180, और ये कि 0 डिग्री को सम्मिलित करो कितने हो जाते 181। पर मित्रों ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव इसको मैं रेखा नहीं कह सकता हूँ, ये अक्षांश रेखा नहीं कह सकता हूँ, क्यों अक्षांश रेखा है नहीं, रेखा होने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, दो बिंदु की। रेखा हमेशा मित्रों दो बिंदु के मध्य ही खींची जाती है, और यहाँ पर कितना है, ये बिंदु है, अब बिंदु के मध्य रेखा, एक बिंदु के मध्य रेखा खींची नहीं जा सकती। इसका मतलब एक ये है जो दक्षिणी ध्रुव है इसको भी अपने इसके साथ सम्मिलित नहीं करेंगे और उत्तरी ध्रुव इसको भी इसके साथ सम्मिलित नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ पहले अपने कितने की 181 की 2 कम हो गई, इसका मतलब भी गलों पर कुल अक्षांश कितने होते हैं मित्रों 179 होते हैं। कितने होते हैं 179। तो ध्यान रखें कि गलों पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी मित्रों 179 होगी। अब मैं बात करूं कि मानचित्र में, किसकी बात करूं मित्रों, मानचित्र। जब मानचित्र की बात करता हूं मित्रों तो ये ग्लोब है, इस ग्लोब को मैं ऐसे कर दूं मान लो, तो ये जो ध्रुव है ना ये ऐसे बढ़ जाएंगे, बटेंगे तो दो बिंदु हो जाएंगे, दो बिंदु हो जाएंगे मित्रों, उन दो बिंदु को मिलाने के लिए रेखा की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब वहां पर रेखा खींच सकते हैं तो वहां एक अक्षांश रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो मानचित्र पर हमेशा कितनी अक्षांश रेखा होती है मित्रों 181 अक्षांश रेखाएं होती है। तो इस प्रकार से मित्रों आज अपने अक्षांश रेखा के बारे में कुछ जानकारी वो प्राप्त की, और मित्रों आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि ये आज अपने जिनके बारे में अध्यापन किया है वो आपके समझ में आया होगा। और अगले क्लास के अंदर अपन बात करेंगे मित्रों, वो बात करेंगे इन जो अक्षांश रेखाओं की मुख्य रूप से क्या क्या विशेषता होती है, उन विशेषताओं के बारे में।